जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर के खुद से एक बड़ा खुलासा कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि मैं बीमार नहीं था। उनकी बीमारी का हवाला देकर के इस्तीफा हुआ। हालांकि उनके इस्तीफे की खबर और उनके राष्ट्रपति से मिलकर के इस्तीफा देने की तस्वीर आज तक कभी सामने नहीं आई। उनके इस्तीफे की खबर वो भी मीडिया चैनल्स के माध्यम से सामने आई थी। उन्होंने खुद से इस बारे में कभी नहीं कहा था और अब उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। मैं आपको तस्वीर, आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। वो अपने लोगों के बीच में गए हुए थे और वहां पर जब वो अपने लोगों के बीच में थे, जाहिर सी बात है इंसान थोड़ा भावुक हो जाता है और एक वक्त भी बीत चुका है। तकरीबन 7 महीने बीत चुके हैं और 7 महीने के बाद में अब जगदीप धनखड़ को लग रहा है कि हां, बोलना चाहिए, इसलिए वो बोले हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बीमार नहीं था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। जबकि बड़ी बात यह है कि उनका इस्तीफा जब हुआ था तब यह कहा गया था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनका इस्तीफा हुआ और अब वो खुद कह रहे हैं इस बात को। ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में माइक पकड़ करके जगदीप धनखड़ वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर सादलपुर में, चूरू में जगदीप धनखड़ गए थे। यहां पर कांग्रेस के सांसद हैं राहुल कसवा और उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। उनका हालचाल लेने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी दुआ सलामती के लिए, पारिवारिक रिश्ते आपस में, इसलिए वहां पर गए थे जगदीप धनखड़। और जब वहां पर गए तो वहां पर जाकर के जगदीप धनखड़ ने जो कहा उससे राजनीतिक तौर पर भूचाल आ गया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने तो कभी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं और देनी चाहिए। अब जगदीप धनखड़ ने जो कहा है आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर जगदीप धनखड़ जो कह रहे हैं उस बात को आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जरा देखिए इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहना था, जो संदेश उन्होंने वहां से भेजना था, वो उन्होंने भेज दिया। कांग्रेस के एक सांसद के घर पर आप खड़े हुए थे, वो इस बात को जानते थे और वो भली भांति जानते इस बात को कि वो कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे और कौन कौन से शब्दों का कौन कौन सा मतलब वो निकाला जाएगा और ये वीडियो, ये चीजें, ये कहां तक जाएंगी, वो सब कुछ जानते। और इसीलिए जब जितना बोलना है तब उतना ही वो बोल रहे हैं और कांग्रेस के खेमे में लगातार उनकी हाजिरी दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ वक्त पहले अशोक गहलोत के साथ में भी उनकी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी। अशोक गहलोत के साथ में भी हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे थे जगदीप धनखड़। और बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ कहीं से बीमार आज भी नहीं लग रहे हैं। उस वक्त में भी यह बात किसी के गले नहीं उतरी थी कि वो बीमार हैं। लेकिन जगदीप धनखड़, मैं एक एक शब्द आपको पढ़ करके बताता हूं उन्होंने जो कहा। वो कह रहे हैं कि मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। डंके की चोट पर कह रहे हैं। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। अब इससे ज्यादा क्लियर बात, इससे ज्यादा क्लियर संदेश, इससे ज्यादा क्लियर मैसेज हो ही नहीं सकता है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही नहीं बरती। वो कह रहे हैं कि जब मैंने त्याग पत्र दिया तब भी ये नहीं कहा था कि मैं बीमार हूं। सीधी सी बात है, इसका मतलब यह है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं स्वस्थ हूं और मैं उस वक्त भी स्वस्थ था। यानी इस्तीफा क्यों हुआ, ये जो सवाल लोगों के मन में था, आज उसका आधा उत्तर मिल गया। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं और देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में कुछ जयसिंह जी है, जयसिंह जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीधे यहाँ चोट करके तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कही तो लोगों के
इनको छोड़ करेंगे। जगदीप धनखड़ को लेकर के उस वक्त में भी बहुत सारी बातें हुई थी और एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार का चेहरा वो भी लोगों के सामने आ गया। चेहरा वो कि देखिए एक शख्स है जो आपके लिए सारी सीमाएं तोड़ते हुए कहीं तक भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही उस शख्स ने थोड़ी सी अपनी रीढ़ दिखाई उसके बाद में आपने क्या किया। जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ उस वक्त में दो बातें कही जा रही थी। पहली बात तो यह थी कि जगदीप धनखड़ वो विपक्ष को भी तवज्जो देने लगे थे। जगदीप धनखड़ वो ये कह चाह रहे थे कि भाई मैं उपराष्ट्रपति हूं तो मुझे उपराष्ट्रपति का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं उपराष्ट्रपति हूं और मुझे उपराष्ट्रपति का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और यह बात स्वाभाविक है, कोई आदमी अगर किसी पद पर है तो उस पद की गरिमा और उस पद के अनुसार उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा था। वो कांग्रेस से भी बात करने लगे थे और जाहिर सी बात है कोई भी उपराष्ट्रपति होता है उसको सभी से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि अगर कोई इधर उधर बात भी करता है तो उसको लगता है कि मुझे तोड़ने की, मुझे गिराने की साजिश हो रही है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को यह वहम होता है, जब कोई एक आदमी दो आदमियों को दूर खड़े हुए बात करते हुए देखता है तो उसको लगता है कि मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है, मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है या मेरी चुगली हो रही है। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिनको मन ही मन डर लगने लग जाता है, और मोदी सरकार की जो स्थिति है वो भी ऐसी है, जहां दो आदमी आपस में मिले नहीं कि इनको डर लगने लगता है कि हमारे खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं हो रही है, हमारी सरकार गिराने की बात तो नहीं हो रही। और दूसरी बड़ी बात, जगदीप धनखड़ उनके बारे में कहा जा रहा है कि उस वक्त में वो दिल्ली के अंदर जिन जज साहब के घर पर, जस्टिस वर्मा के घर पर जो केस मिला था, 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, और एक तरफ दूसरे जज साहब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, और वो खड़े होकर के यदमुल्ला कटमुल्ला और दुनिया भर की बातें जिस तरीके से कर रहे थे, उनके खिलाफ भी विपक्ष उस वक्त में महाभियोग ला करके उनको हटाना चाहता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनका सपोर्ट किया, भाजपा ने उनका सपोर्ट किया, आरएसएस ने उनका बचाव किया, और वो नहीं चाहते थे कि ये कटमुल्ला कहने वाला जज अपनी कुर्सी से हटे। और जगदीप धनखड़ वो चाहते थे कि नहीं भाई, कम से कम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इतनी तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लिहाजा उनका इस्तीफा हो गया। ये बातें तब भी चर्चा में थी, लेकिन अब उन्होंने कहा, और इससे भी बड़ी बात, जगदीप धनखड़ कल जब मिल रहे थे, जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, कल जब वो मिल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें ये, इन तस्वीरों में आप देखिए और तासीर को जरा समझिए। ये तस्वीरें अपने आप में क्या कहती है, जरा फुल स्क्रीन पर देखिए इन तस्वीरों को आप, ये तस्वीरें जरा देखिए और बहुत गौर से महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये शख्स जगदीप धनखड़ आपको कहीं से बीमार नजर आ रहे हैं, कहीं से लाचार नजर आ रहे हैं, कहीं से थके हुए नजर आ रहे हैं, कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वाकई जो है वो अब उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं और बहुत ही खस्ता हालत एक तरीके से जो है उनके स्वास्थ्य की हो गई है, ऐसा कुछ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, नजर नहीं आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि कल जब जिस तरीके से वो मिल रहे थे वहां पर, तो उसके बाद में तो उन्होंने कहा एक आदमी गुलदस्ता लेकर के आता, उस आदमी की दाढ़ी थी, तो जगदीप धनखड़ कहते हैं, देखिए जरा, जगदीप धनखड़ कहते हैं कि भाई मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है, दाढ़ी वाला अगर मेरी सिक्योरिटी में भी हो तो मुझे दाढ़ी वाले से डर लगता है। और इतना सुनकर के सब वहां पर हंसने लग जाते हैं। ये दाढ़ी कर दो तो समझ में आए, मेरे ये ओसडी दाढ़ी को रखता है और दाढ़ी से डराता हूँ मुझे कि दाढ़ी वालों को देखते ना ये दाढ़ी कर दो तो। जगदीप धनखड़ ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, यानी 21 जुलाई को जब इस्तीफा वो देते हैं 2025 को, उस वक्त में भी वो शाम को 6 बजे तक काम कर रहे थे और किसी को दूर दूर तक कानो कान खबर नहीं थी। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जगदीप धनखड़ से सरकार इस कदर नाराज है। कहीं कभी उससे पहले कोई संकेत तक नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो जाता है। और जगदीप धनखड़ जिस दिन इस्तीफा हुआ उससे ठीक 12 दिन पहले वो जेएनयू के अंदर जाते हैं और जेएनयू में जाकर के कहते हैं, उनका बयान मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूं कि मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा,
2027 में अगर भगवान ने चाहा तो मैं सही समय पर रिटायर होऊंगा, अगर भगवान ने चाहा तो 2027 में। यह बात वो कह रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उनकी कहीं से कोई इच्छा नहीं थी इस्तीफा देने की, कहीं से उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही थी, मजबूती से अपना काम कर रहे थे। वो बात अलग है कि विपक्ष उस वक्त में हमलावर था, विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा था, भेदभाव के, पक्षपात के जो है वो आरोप लगते थे। सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन जगदीप धनखड़ एक ऐसे शख्स जिनको लेकर के ये कहा जा सकता है कि वो मजबूती से कम अपनी बात को रखते थे, खनक थी उनकी आवाज के अंदर, और लोगों को लगा कि भाई अब जिस तरीके से सतपाल मलिक के साथ में जो कुछ हुआ वही जगदीप धनखड़ के साथ में भी होगा। लेकिन जगदीप धनखड़ फिलहाल तो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 7 महीने के बाद बोले हैं। और सबसे हैरान करने वाली, आश्चर्य की बात यह है कि जगदीप धनखड़ जब ये बात बोल रहे हैं, मीडिया के अंदर इस बात पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं किसी बड़े चैनल पर इस बात को लेकर के कोई खबर तक नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि जैसे सत्यपाल मलिक को ब्लैकआउट कर दिया गया था, वैसे ही जगदीप धनखड़ को भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ को भी कह दिया गया है कि भैया अब आप बिल्कुल नेपथ्य में चले जाइए। जगदीप धनखड़ अब से कुछ वक्त पहले जब सामने आए तो उन्होंने कहा भी था, चेतावनी दी थी एक तरीके से, और वो धीरे धीरे अपना गला खोल रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब वो सामने आए तो उन्होंने कहा था कि किसानों की लात कभी खाली नहीं जाती है। तो सेठ जी बोले भगवान घराली ने भगवान कहे तेरे लागी, बोले मेरे तो कौन लागी, बोले लाली तेरे लागी, कौन लागी, बोले लाला तेरे लागी, बोले कौन लागी, बोले लात खाली नहीं गई है, खुद लेट गया बाल्टी गिरा के, लात खाली नहीं गई, तो आप वाली लात खाली नहीं गई है, मैं समझ गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ समय समय पर सामने आकर के धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। और जिस दिन वो बड़ा खुलासा करेंगे, या जिस दिन वो आप ये कहिए कि खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार के लिए संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ वो माहिर खिलाड़ी हैं। माहिर खिलाड़ी तब भी थे, अलग अलग पार्टियों में रहे और उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी बने, ममता बनर्जी के साथ में 36 का आंकड़ा था। लेकिन वो जानते हैं कि कब किस नब्ज को दबाना है, कब किस जगह से उठाना है, सब जानते हैं वो। और वो अपने उस वार को, अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो शायद कभी सामने आएगी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो धीरे धीरे बोल रहे हैं जरूर सामने आएगी, उसको वो पूरी तरह से भुनाएंगे। यानी वो भाजपा के ऊपर उस वक्त में चोट करेंगे जिस वक्त में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आज अगर भाजपा पर वो चोट करते हैं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, और भाजपा तो चाहती है कि किसी तरीके से वो बोल करके उस मैटर को खत्म कर दे ताकि वो मैटर खत्म हो जाए। लेकिन अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कोई खास असर पड़ेगा नहीं। 28 में राजस्थान में चुनाव है और 27 में यूपी में चुनाव है। अब वो 27 में बोलते हैं या 28 में बोलते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा, लेकिन वो बोलेंगे जरूर। चुप रहने वाले में से जगदीप धनखड़ नहीं है, और जिस तरीके से वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं, चीजें बाहर जरूर आएंगी। आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीर है। जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, दोनों स्वस्थ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि उनको चारपाई से पैर उठा करके नीचे रखना पड़ता है, उनको 4 आदमी उठा करके ले जाते हैं, तब ले जा करके उनको वॉशरूम तक छोड़ करके आते हैं, फिर वॉशरूम से उनको ले करके आते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं है। और भैया, जब आप उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए होते हैं तो आपको वहां पर कोई घोड़े नहीं चलाने होते हैं,
कोई घोड़े नहीं दौड़ाने होते हैं आपको। आपको उपराष्ट्रपति के पद पर जब आप हैं तो आप चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, सही तरीके से जो है वो अपनी बात को डिलीवर आप कर पा रहे हैं, उतना भर काफी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद पर जब आप हैं तो ऐसे में क्या आप विपक्ष को या फिर लोक राज्यसभा के अंदर जब सरकार को जरूरत हो तो वहां पर अपना किरदार, अपना रोल निभा पा रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन जरा एक छोटी सी झलक, केवल 20 सेकंड आप सुन लीजिए। रिटायरमेंट वाले दिन उनका जब वो इस्तीफा हुआ, उस वाले दिन वो कह रहे थे कि मैं पूरा मौका दूंगा विपक्ष को, ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत करने का पूरा मौका दूंगा। और कहीं ये पूरा मौका ही उनके सफर को अधूरा कर गया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. राजनीति के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सालों साल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए चर्चा में बनी रहती है। और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी एक ऐसी ही घटना है, एक ऐसी ही वजह है जो सालों साल के लिए नरेंद्र मोदी पर चिपकी रहेगी। कि एक ऐसे आदमी जो आपके लिए पूरी तरह से बिछे हुए थे, एक ऐसे आदमी को आपने झटके में अपने से अलग कर दिया, एक झटके के अंदर अपने से अलग कर दिया। आपको जरा सा भी लाइन से इधर से उधर चलने वाला आदमी पसंद नहीं है, उसको आप सहन नहीं कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ जैसा आदमी अगर बीजेपी के साथ नहीं चल पाया, नहीं रह पाया, या बीजेपी उसको अपने साथ नहीं रख पाई, तो आप सोचिए कि फिर किसके अंदर वो हिम्मत है कि वो अपने साथ में रख पाए। और भाजपा पर तो सबसे बड़ा आरोप हमेशा से यही लगता रहा है कि भाजपा जिसको अपने साथ में लेती है, जिसके साथ में गठबंधन करती है, सबसे पहले उसको निगल जाती है। ये भाजपा पर बहुत सीरियस आरोप हमेशा से लगता रहा कि जिसके साथ में इन्होंने गठबंधन किया, समझो वो खत्म। अकाली दल आप देखिए, हरियाणा के अंदर चौटाला परिवार आप देखिए, चौटाला परिवार का दर्द तो अब फूट करके सामने आया। चौटाला परिवार में रंजीत चौटाला ने कहा कि भाई एक तरफ अखिलेश यादव का परिवार है, मुलायम यादव का परिवार है, उनके 37 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, और हमारा एक सांसद नहीं है, एक सांसद ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है। तो पूरी तरह से वो परिवार जो खत्म कर दिया। उस परिवार में इतनी फूट, इतना बवाल, इतना हंगामा, खत्म। अकाली दल की भी यही स्थिति है। उधर शिवसेना का तो कहने की जरूरत नहीं है कि शिवसेना की क्या स्थिति वहां पर पैदा कर दी, उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति वहां पर बना दी। नीतीश कुमार एक बचे हुए हैं, लेकिन कब तक बचे हुए हैं, और नीतीश कुमार की स्थिति भी क्या है, उनके हाथ में कितना रिमोट है, या कैसे उनको और उनके वोट बैंक को सपाचट किया जा रहा है, सबके सामने है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस दिन जगदीप धनखड़ ने फुल फ्लैश होकर के बोल दिया, अभी तो ये किस्तों के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में खुलासा कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खुला ऐलान कर दिया, उस दिन क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।